स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से नई भर्ती एजेंसी को लेकर अगर जानकारी दे तो अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है, जिस वजह से क्लास 3 की भर्तियां लटक गई हैं। चलिए, ये तो एक बात रही कि नई भर्तियों की शुरुआत ही नहीं हो पा रही है, और होगी भी कैसे जब सीबीटी लागू करवाने वाली एजेंसी अभी तक यहाँ राज्य चयन आयोग को नहीं मिली है। लेकिन आज दूसरी ओर हम बात करेंगे उन भर्तियों से जुड़ी भी जो कि पहले हो गई थी और बीच में ही प्रोसेस लटका हुआ है। एफआईआर जिन पर हुई है उनका क्या होगा, और जिन पर एफआईआर नहीं हुई है फिलहाल वो प्रोसेस अभी तक कहां पहुंचा है, उन भर्तियों से संबंधित प्रोसेस, ये जानकारी भी बिल्कुल हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात करना चाहेंगे कर्मचारी अधिकारियों को लेकर, क्योंकि एसीआर प्रक्रिया में अब देखिए यहाँ पर बदलाव हो रहा है। हालांकि ये हमने पहले भी जानकारी दी थी कि इनकी इस रिपोर्ट में किस तरह का बदलाव किया जाएगा, लेकिन विभिन्न विभागों से जुड़ी जो इसमें अपडेट आई है, क्योंकि तकरीबन यहाँ ड्राफ्ट फाइनल हो चुका है और कैसे कैसे बदलाव किए जाएंगे अब कर्मचारी अधिकारियों के लिए और उनकी परफॉर्मेंस को किस आधार पर अब आंका जाएगा, ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। शारीरिक शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर आज निकलकर सामने आई है और यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है। हालांकि इस बीच सरकारी विभाग को भी लताड़ लगाई गई है हाईकोर्ट की ओर से। क्या पूरा माजरा है, जानकारी ये भी हम आपको देने वाले हैं। लगातार क्योंकि बेरोजगार युवाओं की ओर से हमारे पास कमेंट्स किए जा रहे थे कि भर्तियों से जुड़ी जानकारी हम लेकर नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल आज 2 से 3 ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं भर्ती के संबंधित भी। लेकिन शुरुआत जेबीटीज से करना चाहेंगे, क्योंकि जेबीटीज के लिए अब ट्रेनिंग सेशन शुरू हो चुके हैं। इससे पहले ऑनलाइन प्रोग्राम इनके लिए शुरू किया गया था। या 8 मई को इनका एक ट्रेनिंग सेशन था जिसमें ये सिखाया गया एससीईआरटी सोलन की ओर से कि कैसे बच्चों में ये इंग्लिश को लेकर स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। अब सभी जानते हैं सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम पूरा कर लिया गया है सरकार की ओर से, यानी कि इंग्लिश मीडियम की शुरुआत एक तरह से कर दी गई है और पहली कक्षा से लेकर अब बच्चे अंग्रेजी में बात करना सीखेंगे। इसी विषय पर अब सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, तो जेबीटीज़ को इस बारे में बिल्कुल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अब ये दूसरा ट्रेनिंग सेशन इनके लिए आयोजित होगा। ये बीआरसीसी कार्यालय में ट्रेनिंग सेशन बुलाया गया है और इस बार ऑफलाइन मोड पर होने वाला है। 14 से 17 मई के बीच बीआरसीसी कार्यालय में जेबीटीज़ को पहुंचना होगा। पहली कक्षा से लेकर छात्रों को कैसे अंग्रेजी सिखाई जा सकती है, कैसे उनके स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, इस पर ये ट्रेनिंग सेशन बुलाया गया है। नया शैक्षणिक सत्र क्योंकि देखिए अभी शुरू होने वाला है और उससे पहले ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि सभी तैयारियां शिक्षकों की ओर से भी करवा ली जाए। पॉलिटिकली भी अगर बड़ी अपडेट दे तो देखिए माकपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी एकजुट हो गई हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन का असर तो पूरे देश भर में ही हमें देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी इसका आज बड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए मिला और संयुक्त रूप से इंडिया गठबंधन की ओर से यहाँ प्रेस वार्ता भी बुलाई गई थी। कांग्रेस सरकार से मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। हालांकि शुरुआत इन्होंने की, लेकिन साथ ही साथ माकपा के नेता और जो कि पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं राकेश सिंघा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। इन्होंने भी अपने कुछ एक विचार रखे हैं। भाजपा के खिलाफ कई बड़ी बातें इनकी ओर से कही गई और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुरजीत जी भी इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। दरअसल तीनों राजनीतिक दल आए थे और अपनी अपनी बात इन्होंने कही है। मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से साफ शब्दों में ये कह दिया गया है कि लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास भाजपा की ओर से किया जा रहा है। लोकतंत्र को बचाया जा सके, संविधान को बचाया जा सके, इसीलिए सभी दल गठबंधित हुए हैं। ये इंडिया गठबंधन बना ही इसलिए है ताकि भाजपा को रोका जा सके मनमानी करने से। तानाशाही के खिलाफ ये इंडिया गठबंधन अब आवाज उठाने वाला है। माकपा नेता राकेश सिंघा की ओर से ये कहा गया कि सत्ताधारी भाजपा डेमोक्रेसी पर अतिक्रमण करना चाह रही है। इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईडी के जरिए कई विपक्षी दलों के नेताओं को बेवजह जेल भेजा जा रहा है। तीसरी बात, प्रदेश अध्यक्ष जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर जी हैं, इनका ये कहना था कि जो वादे 10 साल पहले भाजपा ने किए थे आखिरकार वो कहाँ हैं, मोदी की गारंटियां कहाँ पूरी हुई है, इस सवाल का जवाब उन्हें देना चाहिए। तीनों राजनीतिक दल हिमाचल प्रदेश में भी एकजुट होकर नजर आ रहे हैं। हालांकि कितना इम्पैक्ट इसका पड़ता है ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार की ओर से तो बार बार ये बात भी अब हिमाचल प्रदेश में कही जा रही है। चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान बार बार ये एक ही बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अभी
भी पहले 4 चरणों में चुनाव हो रहे हैं उस पर अच्छा प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का दिखा है और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन एक तरह से मात देने वाला है भाजपा को। हालांकि ऐसा हो पाएगा या नहीं ये देखना होगा। देखिए, एक बड़े राजनीतिक दल को हराने के लिए ये सभी राजनीतिक दल एकजुट हो गए हैं। पूरे इंडिया में इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि ये इंडिया गठबंधन फिलहाल जितने भी दल ये एकजुटता दिखा रहे हैं, कब तक इस तरह से एकजुट होकर रह पाएंगे ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। और इस बार चुनावों में कितना असर इसका होता है सबसे ज़्यादा रोचक देखना तो हमारे लिए ये रहेगा। लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न परीक्षाओं का स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विसेज की परीक्षा 8 सितंबर को होगी। श्रम एवं रोजगार विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्री मैकेनिकल के पदों के लिए 8 जुलाई को स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के पदों के लिए 10 जुलाई को स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल ऑफिसर के लिए 13 जुलाई को स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। हिमुडा में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पदों के लिए 26 जुलाई को स्क्रीनिंग टेस्ट रखा गया है। उद्योग विभाग में असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर के पदों के लिए 11 अगस्त को स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित होगा। हालांकि वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं कि कब कब उनका ये स्क्रीनिंग टेस्ट रखा गया है लोक सेवा आयोग की ओर से, क्योंकि उसमें बारीकी से पूरी जानकारी दी गई है। आज अंतिम दिन था नामांकन प्रक्रिया का और किस किस की ओर से नामांकन भरे गए हैं ये भी अपडेट हम आपको देना चाहेंगे। भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने भी आज ही नामांकन प्रक्रिया पूरी की है। धर्मशाला विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी की ओर से आज नामांकन भरा गया। भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने भी आज नामांकन भरा है। बड़सर से कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष और जो गगरेट से भाजपा प्रत्याशी चैतन्य शर्मा हैं उन्होंने भी आज ही अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। इस दौरान 5 जगहों पर भाजपा और कांग्रेस की ओर से शक्ति प्रदर्शन किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू धर्मशाला और बड़सर में जनसभा संबोधित करने के लिए गए थे। वहां कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया। सुधीर शर्मा की ओर से भी धर्मशाला में शक्ति प्रदर्शन किया गया है और गगरेट में चैतन्य शर्मा की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया गया है। आज सिलसिला कुछ इस तरह का बना रहा क्योंकि आखिरी दिन था नॉमिनेशन फाइल करने का। अब दूसरी बात करना चाहेंगे, कुल कितने अभी तक नामांकन दायर हुए हैं। लोकसभा सीट के लिए 51 और विधानसभा सीट के लिए जो उपचुनाव होने हैं 33 के करीब नामांकन यहां पर दायर किए गए हैं। ये कुल आंकड़ा हमारे समक्ष आया है। 16 मई तक छंटनी होगी और 17 को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला में थे और बिना सुधीर शर्मा का नाम लिए इन्होंने कई बड़े तंजाज सुधीर शर्मा पर कस दिए हैं। पहली बात इन्होंने ये कही कि सुधीर शर्मा बिकाऊओं के सरगना हैं। बिकाऊ नेता तो कई हैं लेकिन उनके सरगना सुधीर शर्मा हैं और पहले खुद का ईमान इन्होंने राजनीतिक मंडी में बेचा, उसके बाद बाकी के 5 नेताओं का सौदा करने वाला सरगना भी यही थे। इन्होंने अपना बड़ा मकान बनाया है क्योंकि बड़ी अटैची भी तो रखनी है पैसों की, तो उसके लिए जगह भी चाहिए थी। अभी तक जो भी तथ्य कांग्रेस सरकार के समक्ष आए हैं सुधीर शर्मा के काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं और चुनावों से पहले ही सभी इतिहास के पन्ने खोलकर रख दिए जाएंगे सुधीर शर्मा के जनता के समक्ष। ये बात भी आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से कही गई है। जो तथ्य आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं और बाकी नेताओं को बिकाने वाले भी सुधीर शर्मा ही थे। ये भी बड़ा दावा मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से देखिए किया जा रहा है। आधा धर्मशाला सुधीर शर्मा ने खरीद लिया है, तो आखिरकार कैसे खरीदा ये तथ्य अब सामने आ गए हैं और इन्हें जनता के साथ भी साझा किया जाएगा। अब तो जनता भी काफ़ी ज़्यादा चौंकने वाली है। इस तरह के कारनामे सुधीर शर्मा के रहे हैं, इस तरह की बातें आज उनकी ओर से कही गई। साफ तौर पर बिकाऊ सरगना का नाम भी अब यहाँ सुधीर शर्मा को दिया गया है। हालांकि पहले भी जब ऐसे शब्द मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहे थे तो यहाँ डेफामेशन का केस सुधीर शर्मा की ओर से किया गया था। उन्होंने याचिका दायर कर दी थी कोर्ट में, जिसके बाद नोटिस भी जारी हुआ था मुख्यमंत्री सुक्खू को। एक दफ़ा आज फिर ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया है और ये कहा है कि दल बदल एक तरह से इन 6 विधायकों ने नहीं किया है, बल्कि ये खुले तौर पर बिकाऊ है। इन्होंने अपना ईमान बेचा है, जनता की भावनाओं को बेचा है और ये सब कुछ प्लान करने वाले सिर्फ और सिर्फ सुधीर शर्मा थे। एक तरह से कड़ा रुख आज हमें मुख्यमंत्री सुक्खू का देखने के लिए मिला है सुधीर शर्मा के लिए। और कांग्रेस को इसी बीच एक और बड़ा झटका लगा है क्योंकि सुभाष मंगलेट भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। हालांकि बगावती सुर तो सुभाष मंगलेट की ओर से पहले ही छेड़ दिए गए थे जब 2022 में विधानसभा
विधानसभा चुनाव हुए थे, इन्हें क्योंकि टिकट नहीं मिला था और जिस बात से नाराज होकर इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। लेकिन अब कांग्रेस का दामन छोड़ ये भाजपा में शामिल हुए हैं और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा है, उन्हीं की अगुवाई में इन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। जो सांसद, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन हैं, उनकी मौजूदगी में इन्होंने भाजपा का हाथ थामा है। लेकिन देखिए, इस सबके बीच गौर करने वाली क्या बात है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के जितने भी करीबी थे एक एक करके भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो कारण इसका क्या है? क्या कोई भी इंपॉर्टेंस इन्हें कांग्रेस में नहीं मिल रही है जो इस तरह का कदम इन्हें उठाना पड़ रहा है? ये सुभाष मंगलेट पहले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा में शामिल हुए हों और ये स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के करीबी भी हों। देखिए अगर इससे पहले की हम बात करें तो राजेंद्र ठाकुर जो कि अर्की से हैं और जिन्होंने निर्दलीय चुनाव बिल्कुल 2022 में लड़ा था, ठीक एक हफ्ता पहले ही वो भी भाजपा में शामिल हो गए हैं और वो भी एक तरह से दायां हाथ यहाँ पर माने जाते थे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का। काफ़ी ज़्यादा करीबी उनके थे और बहुत से काम भी उनके लिए किया करते थे। एक हफ्ता पहले उन्होंने भी इसी तरह का कदम उठाया, सुभाष मंगलेट ने भी ठीक एक हफ्ते बाद इस तरह का कदम उठाया है। 3 वर्किंग प्रेसिडेंट जो पहले कांग्रेस में थे, जिसमें पवन काजल थे, हर्ष महाजन थे, राजेंद्र राणा थे, इन्होंने भी देखिए कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। तो आखिरकार वजह क्या है? जो भी वीरभद्र सिंह के करीबी है आखिरकार क्यों कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं? क्या सरकार संगठन में उन्हें एंटरटेन नहीं किया जा रहा है? ये भी बड़ा सवाल है। लगातार यहाँ पर ऐसी कतार सामने आ रही है जो पहले होली लॉज के करीबी हुआ करते थे लेकिन अब परेशान होकर भाजपा में जा रहे हैं। तकरीबन देखिए ये 5 से 6 नाम अभी कुछ ही दिनों में ऐसे सामने आ गए हैं। आज क्योंकि कंगना रनौत की ओर से भी नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई है, पड्डल मैदान से लेकर सेरी मंच तक पहले तो इन्होंने रोड शो निकाला, उसके बाद नामांकन प्रक्रिया पूरी की और फिर दोबारा से ये सेरी मंच पर आई, लोगों को इन्होंने संबोधित किया। इस बीच जनसभा को संबोधित करते हुए इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुण भी गाए। इनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम के अंश है। हालांकि ये पहली नेत्री नहीं है जिन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। भाजपा में अधिकतर ऐसे नेता हैं जो भगवान राम का अंश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हैं। इनका भी ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स आज इनकी ओर से दी गई है। लेकिन इस सबके बीच देखिए बड़ी और नई जानकारी क्या निकलकर सामने आई है वो आपको बता देते हैं। तकरीबन क्योंकि यहाँ 91 करोड़ रुपए की मालकिन कंगना रनौत बताई जा रही है। किस तरह से ये भी जानकारी देते हैं। ये आप सभी जानते होंगे कि चुनाव लड़ने से पहले चुनाव आयोग को हर शख्स की ओर से एक एफिडेविट सबमिट किया जाता है। ये एक तरह से शपथ पत्र दिया जाता है। इसमें अपनी शिक्षा, संपत्ति और आपराधिक मामलों की जानकारी प्रत्याशी की ओर से दी जाती है। तो कंगना रनौत की ओर से भी दी गई है। तो देखिए इसमें जो जानकारी दी गई थी वो क्या क्या थी और ये आंकड़े क्या हमारे समक्ष आए हैं आपको बता देते हैं। कंगना रनौत सिर्फ 12वीं पास हैं। कंगना रनौत के आयकर रिटर्न के आंकड़ों पर नजर डालें तो हल्फनामे के अनुसार भाजपा प्रत्याशी ने पिछले 5 वित्तीय वर्षों में 50 करोड़ रुपए से अधिक की आय दिखाई है। दिलचस्प तथ्य ये है कि कंगना ने 2022-23 में 4 करोड़ रुपए से अधिक की आय दिखाई है, जो कि 2018-19 की 12 करोड़ रुपए से काफ़ी कम है। अन्य वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को देखें तो 2019-20 में कंगना ने 10 करोड़ रुपए से अधिक की आय दिखाई। इसी तरह 2020-21 में ये आय 11 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2021-22 की आय 12 करोड़ रुपए रही है। कुल मिलाकर कंगना के पास 91 करोड़ रुपए से अधिक की चल व अचल संपत्ति है। तो ये एक नई बात कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होगी कि आखिरकार कितने करोड़ों की ये मालकिन है और कितनी इनकी संपत्ति है। डीपी शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट लतीफ़ी इनके लिए बढ़ती जा रही थी भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने पर। अभी तक भर्ती एवं पदोन्नति नियम इनके लिए नहीं बनाए गए थे, जबकि 1.5 साल पहले ही हाईकोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिए थे कि इस पर कदम उठाया जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो शिक्षा विभाग को बड़ी लताड़ हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई है और साथ ही साथ ये चेतावनी भी शिक्षा सचिव को दी गई है कि 20 मई से पहले भर्ती एवं पदोन्नति नियम हर हाल में बनने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शिक्षा विभाग पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीपी संघ द्वारा ही ये याचिका दायर की गई थी कि 1.5 वर्ष पहले ये नियम बनाने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बन रहे हैं और इसका खामियाजा इन शिक्षकों को कुछ ऐसे भुगतना पड़ रहा था कि वित्तीय लाभों से
से इन्हें फिर वंचित रहना पड़ रहा था। दरअसल क्या है कि अन्य स्कूल प्रवक्ताओं की तर्ज पर इन्हें वेतनमान तो दे दिया गया है, लेकिन भर्ती एवं पदोन्नति नियम नहीं बने, जिस वजह से प्रमोशन से जुड़े मामलों में इन्हें कई परेशानियां आ रही थी, इनकी हो ही नहीं पा रही थी उच्च पद पर पदोन्नति, और ये तब तक नहीं हो सकती जब तक ये भर्ती एवं पदोन्नति नियम नए सिरे से ना बनाए जाए। इसीलिए अब एक डेडलाइन यहाँ पर दे दी गई है शिक्षा विभाग को, और वो 20 मई तक है। तब तक अगर ये नियम नहीं बनते हैं तो यहाँ अवमानना के जुर्म में दंडित भी यहाँ शिक्षा विभाग को किया जा सकता है। ये डीपी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर कहना चाहेंगे। अब हो ना हो 20 मई से पहले कैसे भी करके शिक्षा विभाग को इनके लिए ये भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने ही होंगे, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ शिक्षा सचिव को टारगेट करने की कोशिश हाईकोर्ट की ओर से हुई है और लताड़ भी लगाई गई है। बेरोजगार युवाओं से जुड़ी बड़ी जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, क्लास 3 की भर्तियां अभी भी शुरू नहीं हो पाई हैं, और राज्य चयन आयोग ये भर्ती प्रोसेस शुरू करे भी कैसे जब अभी तक एजेंसी ही यहां पर फाइनल नहीं हो पाई है। हालांकि टेंडर इसके लिए जारी किया गया था, लेकिन 2 ही आवेदन सामने आए और ये काफ़ी धीमा सा रिस्पॉन्स रहा आवेदनों का, जिस वजह से इस टेंडर को रद्द कर दिया गया था। नए सिरे से टेंडर जारी होगा, ये फैसला हुआ था, लेकिन नए सिरे से टेंडर जारी नहीं किया जा रहा है। कारण ये है कि अभी टेंडर कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र साजटा तो है, लेकिन जो कमेटी के बाकी सदस्य हैं वो इलेक्शन ड्यूटी में बिजी हैं, ये एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से मीटिंग नहीं हुई है और नया टेंडर यहाँ पर बुलाया नहीं जा रहा है। नए सिरे से अब जब टेंडर रखा जाएगा तो उसमें ये भी सोच विचार किया गया है कि कुछ एक शर्तों में बदलाव होगा, क्योंकि अभी केवल 2 ही कंपनी सामने आई जिनकी ओर से आवेदन किए गए थे, और कारण यही माना जा रहा है कि शर्तें काफ़ी भारी रखी गई है टेंडर कमेटी की ओर से, जिस वजह से बाकी कंपनीज दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। तो इन शर्तों में अब कुछ एक छूट दी जा सकती है, ये हम मानकर चल सकते हैं। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है। क्लास 3 की भर्तियां शुरू नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि सीबीटी के जरिए टेस्ट करवाने वाली एजेंसी ही अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। इसमें देखिए, एक बड़ी बात यह भी है कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा करवाई गई थी। इसके लिए भारत सरकार की एजेंसी एडसिल को हायर किया गया। ये प्रयोग के आधार पर एजेंसी हायर की गई थी, लेकिन इसके बाद ग्रुप इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती परीक्षा होनी थी वो लटक गई, और लटकने का कारण यही है कि सीबीटी प्रणाली अब लागू होनी है और सीबीटी के जरिए टेस्ट करवाने वाली एजेंसी ही फाइनल नहीं हो पाई है। अब जब तक नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं होती तब तक कोई भी एजेंसी फाइनल नहीं हो पाएगी। पहले आवेदन आएंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सी एजेंसी बेहतर काम कर सकती है, फिर जाकर ये क्लास 3 की भर्तियां शुरू हो पाएंगी। तो नई भर्तियों के लिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा युवाओं को, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धीमा रिस्पांस जब आवेदनों का देखा गया तो यही सोचा गया था कि शर्तों में कुछ एक छूट दे दी जाएगी और नए सिरे से टेंडर बुलाया जाएगा। और टेंडर इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है, इसलिए टेंडर प्रक्रिया दोबारा शुरू नहीं हो रही है क्योंकि अभी ये जो कमेटी के सदस्य हैं इलेक्शन ड्यूटी में बिजी नज़र आ रहे हैं। तो जब फ्री होंगे उसके बाद जाकर पहली मीटिंग होगी, शर्तों में किस तरह के बदलाव करने हैं ये बात तय होगी, और कहीं जाकर फिर टेंडर प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। आवेदन आएंगे, फिर आवेदनों की छंटनी होगी। ये बड़ी प्रक्रिया है, बड़ा प्रोसेस है, वक्त इसमें लग जाएगा। लेकिन इस बीच युवा काफ़ी ज़्यादा पिस रहे हैं, और युवा केवल वो नहीं पिस रहे हैं जो कि आवेदन के लिए इंतज़ार कर रहे हों, बल्कि वो भी पिस रहे हैं जिन्होंने काफ़ी समय पहले ही आवेदन किए थे भर्तियों के लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। अधिकतर ऐसे मामले सामने आए हैं कि जहां सिर्फ भर्ती के लिए आवेदन ही किए गए थे और इसमें कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोक सेवा आयोग से ये भर्तियां नहीं ली जा रही हैं और ना ही राज्य चयन आयोग को सौंपी जा रही है। तो इसमें इतनी ज़्यादा लेट लतीफ़ी क्यों बरती जा रही है, कोई भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जिन भर्तियों में एफआईआर दर्ज हुई है उसमें से केवल सिर्फ एक जीओआईटी पोस्ट कोड 817 की भर्ती है जिसे राज्य चयन आयोग को दे दिया गया है। और इसमें खैर अभी जो डॉक्यूमेंटेशन भी हो रही है, वेरिफिकेशन क्योंकि होनी है, जल्द हो जाएगी। ये इसकी तो पल पल की अपडेट हमने साझा की ही है अभ्यर्थियों के साथ। लेकिन जो बाकी के पोस्ट कोड्स हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है वो मामला अभी तक वहीं लटका है। कुछ एक मामलों में हालांकि ये ऑर्डर जारी हुए थे कि लोक सेवा आयोग से उन्हें वापस लेकर राज्य चयन आयोग को दिया जाएगा, लेकिन अगली प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई क्योंकि पहले लोक सेवा आयोग की ओर से पत्र जारी किया जाता है। दरअसल पहले लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा जाता है कि वो इस भर्ती को वापस दे, फिर जाकर अगली प्रक्रिया पूरी होती है। लेकिन अभी ऐसा भी कोई पत्र लोक सेवा आयोग को नहीं मिला है जिसमें इन भर्तियों को मांगा गया हो वापस सरकार की ओर से।
तो बात वहीं के वहीं है। और जैसा कि हमने कहा, जिन भर्तियों में सिर्फ आवेदन ही हुए थे, अगला प्रोसेस शुरू होना बाकी था और FIR से भी बाहर हैं, उन्हें लोक सेवा आयोग से वापस ही नहीं लिया गया है और ना ही राज्य चयन आयोग को दिया जा रहा है, ना उन पर कोई बात हो रही है कि कब तक अगला प्रोसेस शुरू होगा। और नए विज्ञापन निकालना तो अभी काफ़ी ज़्यादा दूर की बात है, क्योंकि नई एजेंसी का चयन ही अभी तक यहाँ राज्य चयन आयोग की ओर से नहीं हुआ है। देखिए, ये शिकायत युवाओं की हमसे रहती है कि कोई ना कोई जानकारी हम उनके भर्ती से संबंधित लेकर आएँ, लेकिन जब अपडेट निकल कर आएगी तो ही हम साझा करेंगे। जब प्रोसेस वहीं लटका रहेगा तो रोज़ाना उस पर बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये बात आपको समझनी होगी। कर्मचारी और अधिकारियों से जुड़ी जानकारी भी देना चाहेंगे। ACR रिपोर्ट में बदलाव किया जा रहा है। खैर, ये बात हमने पहले ही कह दी थी, लेकिन ड्राफ्ट अब इसमें फाइनल हो गया है और अप्रूवल के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में भी भेज दिया गया है। अब देखिए, जो ACR है उसे एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट यानी कि APR माना जा रहा है। इसमें परफॉर्मेंस देखी जाएगी अधिकारियों की भी, कर्मचारियों की भी, उनके टारगेट के आधार पर। टारगेट दिए जाएंगे संबंधित प्रशासनिक सचिवों की ओर से, और टारगेट पूरा करने के लिए क्या परफॉर्मेंस रहती है कर्मचारियों की, अधिकारियों की, कितने टारगेट वो पूरा कर पाते हैं, उसी आधार पर इनकी परफॉर्मेंस को आंका जाएगा। और आने वाले दिनों में जो भी इन्हें लाभ मिलने वाले हैं इसी परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर मिलेंगे, चाहे PWD के अधिकारी कर्मचारी हों, जल शक्ति विभाग के हों, स्वास्थ्य विभाग के हों, सभी के लिए अब यही फॉर्मूला यहाँ पर तय कर दिया गया है। और संबंधित प्रशासनिक सचिव, जैसा कि हमने कहा, इन्हें टारगेट देने की छूट रहेगी। हर पद के लिए कम से कम 10 इंडिकेटर यहाँ पर बनाए जाएंगे। इनमें से 5 इंडिकेटर प्राथमिकताओं पर रखे जाएंगे और ये रिपोर्टिंग ऑफिसर का जिम्मा होगा कि वो कौन से 5 इंडिकेटर प्राथमिकता पर रखना चाह रहे हैं, और उसी हिसाब से अधिकारियों को, कर्मचारियों को अपना काम करना होगा। अब जैसे राजस्व विभाग की हम बात कर लें तो तहसीलदार का काम किस तरह से देखा जाएगा, तहसील में कितने लंबित मामले हैं, या राजस्व संबंधित मामलों के आधार पर उसकी परफॉर्मेंस को आंका जाएगा। इसी तरह से अगर हम पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस अधिकारियों के लिए ACR में अब 3 ही लेवल होंगे। पहले अलग अलग रैंक के लिए 5 से 8 लेवल पुलिस में होते थे। अलग अलग विभाग में इसी तरह से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस अब दिखानी होगी। जितने टारगेट दिए जाएंगे वो पूरे भी करने होंगे, और हर पद के लिए 10 इंडिकेटर यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसमें 5 प्रायोरिटीज़ पर रहने वाले हैं, जिन्हें पूरा करना ही होगा, अधिकारियों को भी, कर्मचारियों को भी। और अगर नहीं कर पाते हैं तो इसका खामियाजा भी अब कर्मचारी अधिकारी को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, ये कंपटीशन का माहौल भी इससे बना रहेगा, और साथ ही साथ जो सरकारी विभाग में कर्मचारी अधिकारियों के लिए कहा भी जाता है कि समय से अपना काम पूरा नहीं करते हैं, उसमें भी एक तरह से सुधार आने वाला है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री गांधी परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली में पहुंचे थे, जहां इन्होंने राहुल गांधी के लिए प्रचार और प्रसार किया। साथ ही साथ इनकी ओर से जनता को वहां संबोधित करते हुए ये भी कहा गया कि जितना स्नेह इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी को दिया गया है इस सीट से, वैसा ही प्यार राहुल गांधी को भी मिलना चाहिए। ये क्योंकि गांधी परिवार की परंपरागत सीट है और इस पर जीत हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तानाशाही सरकार के खिलाफ हमको लड़ना है। मुकेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस के 3 ही बड़े मकसद है कि खुशहाली लाई जाए, विकास हो और युवाओं को रोजगार मिले, जो कि केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है। इसीलिए ये ज़रूरी हो गया है कि कांग्रेस की जीत में बढ़ चढ़कर हिस्सा आम जनता ले, और वो तभी हो पाएगा जब कांग्रेस के पक्ष में यहाँ वोटिंग की जाएगी। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।